बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमरान हसन से खबरें तो नहीं सुनेंगे आप, एक्सप्रेसो देखेंगे। हमने क्यों ऐसा आगाज़ किया? आज यौम रेडियो है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, तारुफ ज़रूरी है। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। नए वीक के लिए नई एनर्जी के साथ आप तैयार होंगे और एक्सप्रेसो में मैं आपको ज्वाइन करूँगा। खुश आमदीद कहते हैं। जी, यौम रेडियो है, इस बारे में भी हमने बात करनी है। पाकिस्तान के अंदर रेडियो पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा है, चाहे क़याम पाकिस्तान हो या फिर लोगों को ज़रूरी मामलात से आगाही हो। रेडियो पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमेशा और दुनिया भर में रेडियो का एक बहुत अहम रोल है। और चूँकि मैं भी रेडियो की फील्ड से वाबस्ता हूँ पिछले को 15-16 साल से, तो एक बात का मुझे बहुत कवि जी बहुत पुरानी बात है ये, और एक बात का मुझे बहुत कवि यकीन है अब तक, जो लोगों को शायद बताना बहुत ज़रूरी है कि अब भी बहुत बड़ी तादाद है ऐसी जो कि रेडियो सुनती है। और रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो दुनिया भर में कभी पुराना नहीं हो सकता। अच्छा, रेडियो हमेशा लोग सुनना चाहते हैं। और रेडियो पे सुनने का एक अपना ही चार्म है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन वॉइस के अंदर होती है और जो आप समटाइम्स आप बहुत सारे आरजेस को नहीं जानते। आई रिमेंबर मैं बहुत सारे आरजेस को बाय नेम जानती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में उनकी आवाज़ के थ्रू एक इमेज। और बेहतर है कि बहुत से लोगों की शक्ल ना ही नजर आए आपको। अच्छा, आवाज़ का इमेज ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स। आप फिर थोड़ा सा, क्योंकि एक मुख्तलिफ इमेज समटाइम बनता है। जब आप लोगों को देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ समटाइम्स आपको मायूसी भी हो सकती है देखने में। खैर, रेडियो का आलमी दिन है जी, और इस हवाले से मजीद भी बात करते रहेंगे। लेकिन इस मौके पर एक अफसोसनाक खबर, बल्कि इंतहाई अफसोसनाक खबर अभी आई है, और वह आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, अदाकार, मेज़बान, सदाकार, जो उनका सबसे बड़ा तारुफ है, ज़िया मोहिउद्दीन साहब। उनका इंतकाल हो गया है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब दुनिया से चले गए हैं। ज़िया मोहिउद्दीन साहब की नमाज जनाजा आज बादस नमाज ज़ोहर डिफेंस फेज़ 4 में इमाम बारगाह यसरफ में अदा की जाएगी। ज़िया मोहिउद्दीन जून 1931 को 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। हुकूमत ने ज़िया मोहिउद्दीन को 2012 को हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा। ज़िया मोहिउद्दीन को 1962 में फिल्म लॉन्स ऑफ अरेबिया में काम करने का मौका मिला। उन्होंने इस फिल्म में एक यादगार किरदार अदा किया। ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी के काम का आगाज़ किया। बहुत अरसे तक बरतानिया के थिएटर्स के लिए काम किया, बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में फ़न के जौहर दिखाए। 50 की दहाई में लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की। ज़िया मोहिउद्दीन ब्रॉडवे की जीनत बनने वाले जनूबी एशिया के पहले अदाकार थे। 70 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न से ज़िया मोहिउद्दीन शो के नाम से, अगर आपको याद हो, एक मुनफरिद प्रोग्राम पेश किया, और 1973 में PIA आर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर मुकर्रर कर दिए गए। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद ज़िया मोहिउद्दीन वापस बरतानिया चले गए और 90 की दिहाई में मुस्तकिल पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। ये कुछ उनके करियर के हवाले से। बिल्कुल, उनकी खिदमात के इतराफ़ में 2003 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और 2012 में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा। और अगर हम बात करें तो 2004 में कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रखी इन्होंने, और उनके आखिरी लम्हात तक वो आर्ट्स के जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के सरबराह भी रहे। और इसके साथ साथ उनके वालिद को पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के मुसन्निफ और मुकालमा निगार होने का भी हासिल है ये एजाज़। इस हवाले से हमने उनके जो करियर है उसको तो डिस्कस किया, लेकिन आज बहुत बड़ा एहसासा इस दुनिया से चला गया। नहायत ही अफसोसनाक खबर है, और ऑब्वियसली बहुत सारे जो लोग उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते थे, उनका काम तो शायद हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन उनकी ज़ात जो है अब ऑब्वियसली उस तरह से नहीं मौजूद। सो हमने सोचा कि सुबह सुबह ज़िया मोहिउद्दीन साहब को याद किया जाए। उनकी ज़ात अपने अंदर बिलाशुबा एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखती है। ये बातें सब फर्जी लगती हैं। ज़िया मोहिउद्दीन साहब के हवाले से, ज़िया मोहिउद्दीन एक नाम ही जिसे कहते हैं काफ़ी है। एक नाम ही ऐसा है जो जब सामने आता है तो हमारे सामने एक पूरी तारीख खड़ी हो जाती है। और तलफ़ुज़ के एतबार से अंग्रेज़ी और उर्दू के अंदर एक ऑथेंटिसिटी का मंबा थे, एक सनद के तौर पे उनको जाना जाता था। जब भी आप तलफ़ुज़ की बात करते हैं, फिर सदाकारी, पाकिस्तान के सबसे महंगे सदाकार, सबसे महंगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी ज़िया मोहिउद्दीन साहब ही थे। और जैसा कि नापा का हमने जिक्र किया कि उन्होंने नापा की बुनियाद रखी, तो उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन पिछले 19 साल से न सिर्फ उन्होंने नापा की बुनियाद रखी, बल्कि उसको चलाते भी रहे, उसके रूह रवां भी रहे, और अब तक उससे वाबस्ता रहे। तो ऐसे कई पौधे हैं जो ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने लगाए हैं, और हम भी शायद उन्हीं पौधों में से एक हैं जो कि रूहानी तौर पे ज़िया मोहिउद्दीन साहब के बहुत बड़े फॉलोअर्स रहे हैं। आज उर्दू को और पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और देयर वुड नेवर बी अनदर ज़िया मोहिउद्दीन इन द वर्ल्ड। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब की रूह की साले सवाब के लिए। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। पहले अमजद इस्लाम अमजद साहब 2 दिन पहले, और फिर ज़िया मोहिउद्दीन साहब।
अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम उनकी नमाज जनाजा के हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। ज़ोहर के बाद आज डिफेंस कराची में नमाज अदा की जाएगी। बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और साथ साथ अफसोसनाक खबर तो हमने आपके साथ शामिल की, लेकिन एज यूजुअल शो के टेम्पो को आगे बढ़ाते हुए अब चूँकि आपको पता है कि PSL भी स्टार्ट हो रहा है। आज PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो होने वाली है, लेकिन जो शायकीन को इस मेले का शिद्दत से इंतज़ार था, चौके हों छक्के हों, उनके बरसात के मुंतज़िर हैं। 6 टीम्स हैं, 1 ट्रॉफ़ी है, जान लड़ानी है और जो रंगारंग तकरीब है हमने आपको बताया कि आज रात मुल्तान में होगी। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियन जो है लाहौर कलंदर्स वो मद्दे मुकाबल होंगे, जबकि पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स एक बार, जबकि यूनाइटेड 2 बार चैंपियन रखने का एजाज़ पूरा हासिल नाम कर चुकी है है। इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा ठीक, 2 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब बाजी कौन जीतेगा इसका इंतजार करना पड़ेगा जी। 19 मार्च को होगा फाइनल और इस हवाले से हम आपको बात करते रहेंगे आपके साथ। और साथ साथ PSL का जी गाना आया है, PSL का गाना कैसा लगा आपको? गाना ठीक था जी। हम तो खैर राय देने वाले नहीं है, ऑडियंस के पास जो है ना वो सबसे बेहतर राइट है कि वो क्या राय दें। अगर मुझे बतौर एक लिसनर के, एक आम पाकिस्तानी की मैं अपनी राय दूं तो मुझे ये गाना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा। एक सर्टन पैटर्न है जिसको फॉलो किया गया पिछली तर्ज के ऊपर के वैसी पैटर्न के ऊपर गाना बना दिया है। मुझे लगता है कुछ मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने में नहीं डरना चाहिए। लेकिन एक कल पॉइंट बड़ा मजे का मेरे ध्यान में आया, हम लोग तनकीद इतनी करते हैं ना अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर्स पे, अपने सिंगर्स पे कि वो बेचारे फिर एक ही तरह का स्टीरियोटाइप काम करते हैं, तजर्बा करने से डरते हैं। एक्चुअली PSL ने ना एक बार सेट की थी, शायद ये भी है। पहले 1-2 सीजन्स में वो बार इतनी अच्छी सेट हुई थी PSL सॉन्ग को लेकर। अब कल मैं ट्वीट्स कर रही थी और बहुत वही बातें कि अली जफर अगर ना गाते गाना तो शायद वो बहुत सारे लोगों का ये जो तनकीद करना है वो हम शायद बुरा मान रहे होते, लेकिन अब चूंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड एक बार सेट की है उसकी वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी लेकिन अलबा जब नसीबो वाला गाना आया था, मुझे याद कि आपको पसंद था या नहीं, मुझे पसंद आया था, ठीक है। अब मुझे वो गाना बड़ा पसंद आया था और लोगों ने बड़ा उस पर भी तनकीद किया था कि नसीबो PSL में भाई दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो जुल्फी ने किया था एंड इट वाज एक्चुअली गुड और हमें वो मुख्तलिफ लगा था। अब की बार भी मुझे लगा कि सेम पैटर्न सिंगर शुरू कर रहा है, साथ एक फीमेल आर्टिस्ट है, साथ एक रैपर है, कुछ चेंज होना चाहिए था। इट कुड बी डिफरेंट। आई मीन आबदा परवीन भी गा सकती हैं पाकिस्तान PSL का सॉन्ग, इतनी बड़ी लेजेंड आर्टिस्ट है हमारी। देयर कुड बी अ सूफी रंग मुल्तान के रेफरेंस से, बट ये तो हमारी वो बात है ना जो कॉमन पाकिस्तानी करते हैं किसी चीज को सुन के। ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट जी और आई होप कि जब जब चलेगा हमें अच्छा लगेगा। सुन के वैसे अच्छे लग जाते हैं गाने, आप फिक्र ही ना करें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अभी आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर जी। बड़ी खबर में बात करेंगे। सियासत में जारी जो गर्मी है कम होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए अब तक कोई तारीख सामने नहीं आ सकी कि इंतखाबात कब होंगे। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराए और गवर्नर से मशावरत करे, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जो है जी मुतहरिक हो गया, जिस हवाले से आज अहम इजलास भी होगा जिसमें पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक लाहेअमल भी तैयार किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जनाब गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक और उनको यादगार मतलब उनकी याददाश्त में एक और चीज़ आई कि नहीं, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी हुकूमत गिराई है जी। उन्होंने उसका जिम्मेदार कमर जावेद बाजवा साहब को कहा, ये मैं हेडलाइन आ जाऊं, उनको सुपर किंग कह दिया, सुपर किंग का। और साथ कहा जी कि अब पता चला है कि साजिश जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका ट्रांसफर हुई थी। मतलब खान साहब ठीक है, व्हाट ही सेड, यहाँ से साजिश एक्सपोर्ट हुई फिर वहां से इंपोर्ट हुई। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हालात खान साहब पहले नहीं अच्छे हैं। सारे इख्तियारात उन्होंने इसलिए कि हमसे साजिशें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें ना, चीजें नहीं करें। खान साहब ने कहा है कि जी सारे इख्तियारात जनरल बाजवा के पास थे। जो कौमें खुशहाल है इनमें कानून की हुक्मरानी है, हम सही फैसले नहीं करेंगे तो मुल्क तबाही के रास्ते पर निकल जाएगा। जो कौमें जालिम की बजाय कमज़ोर को पकड़ती हैं वो तबाह हो जाती हैं। साथ साथ ये कहा कि ताकतवर टोले और माफियाज को कानून के ऊपर रहने की आदत है, मेरे पीछे ये 3.5 साल से लगे हुए हैं। NRO बदकिस्मती से इनको NRO मिला और जनरल बाजवा ने इनको NRO दिया। और उन्होंने मजीद कहा कि मुझे इलेक्शन से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, इतना बुरा परफॉर्म कर रहे थे जनरल बाजवा रिटायर्ड के इमरान खान साहब ने उनको 6 साल के लिए आर्मी चीफ रखा, 3 साल उन्होंने पूरी की, 3 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दी। वो इतने बुरे थे इमरान खान साहब के मुताबिक। खैर नवाज शरीफ चाहते हैं, ये इमरान खान साहब का कहना है कि नवाज शरीफ चाहते हैं मुझे नाअहल करवा दें और जेल में डलवा दें। जब ये समझेंगे कि ग्राउंड तैयार है तो इलेक्शन करवा देंगे। इमरान का ये भी कहना था कि ये NRO बचाने की कोशिश
कर रहे हैं। आइन की हिफाजत के लिए पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं, वहाँ जमहूरियत नहीं आती। जमहूरियत इलेक्शन से नहीं, कानून की बालादस्ती से आती है। उन्होंने जस्टिस सजाद अली को अपनी चोरी बचाने के लिए हटाया। ये पाकिस्तान के अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये भी इमरान खान ने कहा। सो इमरान खान साहब ने कल बहुत सारी बातें की, काफ़ी सारी बातें वो की जिसके अगेंस्ट वो पहले बातें करते थे, कल वो भी किया। ये वॉइस ऑफ अमेरिका से उनका इंटरव्यू था। उनका ये भी कहना था कि बाजवा साहब के शहबाज शरीफ साहब के साथ करीबी ताल्लुकात थे, रजीम चेंज में उन्होंने राह हमवार की। खैर, दिस इज़ ऑल अभी सूरत हाल किस जानिब जा रही है, गिरफ्तारियां मजीद किस तरफ होने जा रही हैं। कल राना सनाउल्लाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की। शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी उनका कहना था कि मुकम्मल हो गई है और हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि FIA ने इस हवाले से इजाज़त मांगी थी। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। हम दिन रात पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और कुछ सियासतदान अपने घटिया एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी राना सनाउल्लाह ने कहा। हमारे साथ जैगम खान साहब बिल्कुल उनसे बात कर लेते हैं। जैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली ये सियासत में इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रहती हैं, लेकिन ये जो हर थोड़े अरसे बाद खान साहब को याद आते कि फलाना मेरी साजिश में जो मुलविस था। पहले उन्होंने अमेरिका से वो जनरल बाजवा पे आए, फिर जरदारी साहब पे आए। मतलब उनको समझ नहीं आ रही, क्या वो कंफ्यूज है कि साजिश हुई कहाँ थी? आप उनको साजिश से आगे बढ़ जाना चाहिए और मुल्क की तरफ देख लेना चाहिए। और बता दें कि लोग स्टिकर किस चीज का लगाएं गाड़ी पे। एब्सोल्युटली नॉट का। अस्सलाम वालेकुम इमरान, अस्सलाम वालेकुम अरमला, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, आपने बहुत दिलचस्प बातें बताई इमरान खान साहब के कल के इंटरव्यू के हवाले से, और एक बात ये नहीं बताई जो उन्होंने इंटरव्यू में कही, तो जो कहते हैं ना, ताज़ा खबर आई है अमेरिका साडा भाई है कि अमेरिका के साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेट्स मूव ऑन कहते हैं अब मैं नहीं समझता कि इमरान खान भोलपन में ये बात करते हैं या उनको पता नहीं है। ये उनके नैरेटिव का हिस्सा है। वो इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, उससे वो फ़ायदा उठाते हैं, अवाम को मोबिलाइज करते हैं, अपने फॉलोअर्स को जज्बाती करते हैं और थोड़ी देर बाद वो मूव ऑन कर जाते हैं। दुनिया भर में सियासत में इल्ज़ामात चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इमरान खान ज़रा ज़्यादा कर लेते होंगे, लेकिन जो बात अफसोसनाक है वो ये है कि सियासत किस कीमत पर। क्या सियासत पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कीमत पे भी की जा सकती है? क्या सियासत, अंदरूनी सियासत आपकी और अवाम को मोबिलाइज करना, वो इस कीमत पर होना चाहिए कि आपके अहम तरीन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात वो तबाह हो जाएं, वो ख़राब हो जाएं, पाकिस्तान तन्हा हो जाए। बदकिस्मती की बात है कि इमरान खान ने जो साजिश का बयानिया बनाया वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कीमत पर बनाया। अब एक चीज़ का उनको अंदाज़ा हो रहा है, और वो अंदाज़ा ये हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को फॉरेन पॉलिसी लायबिलिटी बना लिया है। दुनिया भर में फॉरेन पॉलिसी के एतबार से उनको एक बोझ समझा जाता है, और पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं वो भी उन्हें फॉरेन पॉलिसी के एतबार से बोझ समझने लगे हैं। उन्होंने बहुत से अहम तरीन ताल्लुकात ख़राब किए। देखिए, 3-4 ताल्लुकात हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अमेरिका दुनिया भर का नंबर 1 रिलेशनशिप है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जिसका नंबर 1 रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अमेरिका ना हो। तो आपको उसको मेंटेन करना है, आप पसंद करें ना पसंद करें। चीन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। ये 3 बहुत अहम ताल्लुकात हैं, और मुखालफत के एतबार से भारत अहम है। आपने इन तमाम को मेंटेन करना है। इमरान खान ने तीनों अहम तरीन फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाया। नाउ ही वांट्स टू मूव ऑन, क्योंकि उनको अंदाजा हो रहा है कि इस चीज की कीमत उनकी सियासत पर पड़ेगी, लेकिन वो नुकसान तो कर चुके हैं और वो फायदा भी उठा चुके हैं। देखिए, जो उन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को, जो हमदर्दियां ली, उनके नतीजे में उन्होंने बाई इलेक्शन जीते, फायदा तो ले चुके। हाँ, मैं इसी तरफ आया हूँ कि इत्तेफाक ऐसा था कि आज ऑफिशियल जो तहरीक इंसाफ का पेज था उससे ये क्लिप शेयर किया गया इमरान खान का। तो मैंने नीचे कमेंट पढ़ने के लिए मैं गया कि लोगों की क्या राय है, जो उनके अपने ओबियसली फॉलोअर्स हैं, जिनको फॉलो करते हैं। तकरीबन 98%, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लोग इस बयानिए को अब इमरान खान के नहीं मान रहे। उनके अपने ट्विटर पेज की मैं बात करूँ, वेरीफाइड, जिस पे लोग कह रहे थे कि अगर बाजवा साहब बुरे थे तो आपने एक्सटेंशन क्यों दी, अब आप झूठ बोल रहे हैं, अब आप यू टर्न ले रहे हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि इमरान खान वो बयानिया बनाने में कामयाब होंगे, से लोगों को के माइंड को मैनिपुलेट करने में, जैसे वो करते रहे हैं पहले, उनको कामयाबी भी होती रही है? देखिए इमरान साहब, आपने जो रीड किया है
अल्लाह करे ऐसा ही हो और ये बड़ी बात खुशायंद होगी। हमारे तमाम नौजवानों को जो किसी भी पार्टी से वाबस्ता है, उन्हें अपने आप को कबायली सोच से निकालना होगा, क्रिटिकली देखना होगा अपने पार्टीज की पॉलिसीज पर, पार्टी के रहनुमाओं के रवैये पर। उनकी अच्छी बात को अच्छा कहें, बुरी बात को बुरा कहें, और इस बात पर बुरा मनाएं कि उनको ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जहां भी उनको बेवकूफ़ बनाया जाए तो अपने लीडर्स को से बात करें, उन्हें कहें कि हम अहमक नहीं हैं, हम 21वीं सदी के नौजवान हैं। ये बहुत अच्छा होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे और खान साहब के कल के इंटरव्यू जो वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने दिया, उसके हवाले से जो कुछ बातें उन्होंने की, उन साथ साथ ज़ैकम खान साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, इसमें एक पॉइंट ऐड कीजिएगा कि साथ साथ जिस तरह से अब खान साहब बहुत खुलकर इन्होंने फौज और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से तनकीद की है, आपको लगता है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक जो फौज का इमेज है, ये मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल में बात करें, इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गया है? जहां सियासतदान बहुत ढके छुपे अल्फाज में पहले बात किया करते थे, अब खुलकर बात करते हैं, और इसी तरह का इंप्रेशन पब्लिक के अंदर भी एक परसेप्शन आना शुरू हो गया, और वो भी इदारों को, फौज को अब तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गए हैं। तो ये कोई अच्छा ट्रेंड तो सेट नहीं हुआ है। इमरान खान साहब ने कल ये भी फरमाया कि सब चीज़ों का जो कंट्रोल है, जो असल हुकूमत है, वो जनरल बाजवा के हाथ में थी। अब सवाल ये है कि 22 करोड़ अवाम ने जनरल बाजवा को मुंतखब तो नहीं किया था। बिल्कुल, जनरल बाजवा को तो इमरान खान ने मुंतखब किया था। अवाम ने इमरान खान को मुंतखब करके भेजा था और इमरान खान को ही अवाम ने अकाउंटेबल बनाना था। जनरल्स को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं और उनको वज़ीर आज़म अकाउंटेबल बनाते हैं। अगर ऐसा कंट्रोल था तो जैसा आपने कहा, तो एक्सटेंशन क्यों दी गई? इमरान खान ने उनको मुंतखब करके उनका वक्त क्यों बढ़ाया? और क्या इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म उनको अकाउंटेबल बनाया? तो क्यों इस बात का वेट करते रहे कि बाजवा साहब चले जाएं तो फिर वो सब कुछ कहें? और वो ये बताएं कि क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को इस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा ने लगाया था? वो लोग तो मुसलसल कहते रहे कि कोई बेहतर आदमी को यहाँ लगाए, पंजाब की गवर्नेंस खराब हो रही है। अब ये बात भी सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के जिन फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारी इकानमी को, उसमें शौकत तरीन साहब बहुत अहम हैं। और ये सामने आ रहा है कि शौकत तरीन के बारे में फौज पहले ही कह रही थी, बाजवा साहब पहले ही कह रहे थे कि आप इन्हें मत लगाएं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें लगाया। जब वो लगाए गए तो उसके बाद भी कहा जा रहा था कि इकानमी को मिसमैनेज कर रहे हैं। यानी जहां इमरान खान चाहते थे वहां मानते थे, जहां नहीं चाहते थे वहां नहीं मानते थे। और फौज को क्या दिलचस्पी थी, बाजवा को क्या दिलचस्पी थी कि इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को पीछे जाएं और उनको जेलों में ठोसे 6-6 महीने 7 साल बंद रखें। और मेरे ख्याल में इससे बड़ी तो कोई दो तकर्रियां पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती ज़ैकम खान साहब। एक पंजाब के वजीर आला की तकर्री और एक वजीर खजाना की तकर्री, ये दो सबसे बड़ी तकर्रियां हैं पाकिस्तान में वजीर आजम के बाद। ऐसा ही बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद बनती है, हम तनकीद करते रहते हैं उनकी, जो क्योंकि पार उनके पास भी है, लेकिन ये इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जहां पे तनकीद बनती है वहां पे आप तनकीद टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच आपके तज्जिए के लिए, बहुत शुक्रिया कि अपना वक्त दिया हमें। ज़ैकम खान साहब सीनियर तज्जियाकार अपनी राय का इजहार कर रहे थे, आपने सुना उनका तज्जिया, आपको आगाह करते रहेंगे और आप खुद भी जानते रहेंगे कि क्या सूरत हाल सामने आ रही है। फिलहाल इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एज अमला सेट, तो इनकी भरपूर फरमाइश में हम वो PSL 8 एंथम सुना देते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि हम तज्जिया कर दें और आपको बताए ना कि चीज है क्या। सुन लेते हैं, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी से, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे एक्सप्रेसो हीरो जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे, कम से कम मीडिया के तवसत से पहली बार किसी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। और ओबियसली वो एक्सप्रेसो की स्क्रीन है। आपकी मुलाकात हमने करानी है जनाब आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट कौन है? इन्होंने पाकिस्तान का परचम एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में लहराया है। ये टेकन के प्लेयर हैं
और टेकन वर्ल्ड टूर ट्रॉफी जीतकर आलमी चैंपियन बने हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये आलमी चैंपियन है टेकन के। और एम्स्टरडैम के अंदर 24 जून को शुरू होने वाले, 24 जून 2022 को ये जो टेकन वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट था, इसके अंदर आतिफ भट्ट ने जनूबी कोरिया के खिलाड़ी को हराया और चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। टेकन वर्ल्ड टूर्नामेंट ग्लोबल फाइनल्स के अंदर एम्स्टरडैम में जो हुए, इसमें हफ्ता और इतवार को ये फाइनल खेला गया था और इसमें आतिफ भट्ट कामयाब हुए। ताल्लुक इनका गुजरांवाला से है एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन एनी टीवी स्क्रीन हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद है। जरा उनसे पूछते हैं कैसे बने। बिल्कुल आतिफ, खुशामदीद और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने वर्ल्ड टूर ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया है और आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। जरा बताएं कैसा लग रहा है जीतकर, ट्रॉफी जीतकर और इतने सारे लोगों के अंदर अपनी पहचान बनाकर? काफी अच्छा लगा और काफी खुश भी हूँ और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, तो पाकिस्तान का नाम मैंने रोशन किया और बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं इसके लिए। अच्छा, वैसे आतिफ हम पहले जो फिजिकल स्पोर्ट्स है जैसे टेनिस है, स्क्वॉश है, इन चीज़ों पे बड़ा समझते थे कि प्लेयर्स जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जीत के आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अब चूंकि वीडियो गेम्स और इस तरह का दौर है, इसमें आपका जो सफ़र है या हम कहें कि जो आइडिया था कि आपने इस टेकन 4 के अंदर इस तरह से कंपटीशन में पार्ट लेना है और पाकिस्तान को जितवाना है बहुत बेहतरीन अंदाज में, सो ये ख्याल कैसे आया आपको? ये बेसिकली मैंने काफी देर ये गेम खेली है और टेकन, जो कि मैंने काफी टाइम दिया है और मेहनत की है। और मेहनत के साथ साथ जैसे ही मैंने सुना है कि पाकिस्तान में कुछ लोग बाहर जाते हैं टूर्नामेंट खेलने, तो उस टूर्नामेंट के लिए हम सोचते हैं कि एक प्राइज सोचते हैं, ठीक है, तो फेम तब नहीं सोचते क्योंकि जब अरसलान ऐश था पहले जी। और वो टूर्नामेंट जीता, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके बाद मैं स्टार्ट होता हूँ, जैसे मैं बाहर खेला हूँ टूर्नामेंट जीता हूँ और इस तरह ही पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ और प्राइज भी हासिल होता है। अच्छा, ऐसी क्या स्किल है जो कि आतिफ भट्ट के अंदर है और कोरियन प्लेयर के अंदर नहीं थी? कोरियंस ये तो जापानीज कोरियंस ये तो इन चीजों को बनाने वाले हैं, दे आर वेरी मच इनटू इट, और आप गुजरांवाला में रहते हैं, कैसे कर लिया आपने? आप ऐसी क्या स्किल थी जो आपने लर्न की या जो आपको पता था कि इससे जाके मैंने गिरा देना है उसको? बाहर के मुल्क में जितने भी प्लेयर्स हैं उनका गेम स्टाइल थोड़ा अलग है और पाकिस्तान का गेम स्टाइल अलग है, तो यही सिर्फ फर्क पड़ता है। उनको नहीं समझ आती कि हम लोग कैसे खेलते हैं और वो काफी कंफ्यूज्ड होते हैं कि इनका गेम स्टाइल कैसे आप है। लोग कैसे खेलते हैं? हाँ, ये बताएं कैसे खेलते हैं आप लोग? ऐसा क्या करते हैं आप लोग? ये डिपेंड करता है कि अगला प्लेयर वो कुछ डिफेंस खेलता है और कुछ और ब्लॉकिंग भी करता है ज्यादा, और इस तरह के जो होते हैं कि ताकि वो अटैकिंग करना ज्यादा, वो उनको समझ नहीं आती ज्यादा अटैकिंग, क्योंकि वो देख देख के खेलते हैं। तो हम ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, वो बेसिकली बहुत फास्ट खेलते हैं। अच्छा, जो कि उनको समझ नहीं आती इस गेम की। ओके। अच्छा आतिफ, ये गेमिंग है, आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपके इर्द गिर्द लोगों का रिएक्शन क्या था? क्या कहते थे कि ये क्या सारा दिन आप वीडियो गेम खेलते रहते हैं? उनको अब आपने उनको बताया कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए हैं? से मार भी पड़ती होगी कि हर वेले यही करना रहना है, पढ़िया भी कर। पहले घर वाले जो होते हैं ना, घर वाले ये मना करते हैं, यही कहते हैं कि इसका फायदा ही कुछ नहीं है, नुकसान है, और कुछ बनो, डॉक्टर बनो या कुछ आर्मी में जाओ, ये वो है। तो बेसिकली मैं साथ साथ गेम भी खेलता था, पढ़ाई भी करता हूँ और ज्यादातर फोकस मेरा गेम पे चला गया, क्योंकि ये जितने पाकिस्तान में छोटे छोटे इवेंट आते हैं इसको खेलते हैं और प्रेशर खत्म करते हैं, और बाद में जब देखा कि बाहर के मुल्क में जाया करते हैं लोग खेलने, तो उस हिसाब से हमने फॉलो किया और बाहर खेल रहे। अच्छा, तो ये जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया आपने, इस टूर्नामेंट का हिस्सा आप कैसे बने? रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे हुई इसके लिए? और दूसरा ये कि क्या पहले कोई क्वालिफायर आपने खेला था, क्वालिफाई किया था ऑनलाइन फिर गए थे? पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैंने उसमें पहला और दूसरे पे दो लड़के क्वालिफाइड किया जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाइड किया, फिर अरसलान और मैं था। तो उसके बाद उन्होंने जो टेकन टूर्नामेंट वाले जो हैं, टेकन वालों ने उन्होंने इनवाइट किया टिकट और होटल। अच्छा, नेदरलैंड में। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत जबरदस्त है। तो अरसलान और आतिफ भट्ट का अगर मैच हो, आप दोनों अब तो किंग हो गए ना, तो अरसलान ऐश पहले किंग थे, 2 बार हमारे शो में आए, अब तो लगता है आई थिंक उनकी शादी वादी हो रही है, हमें पता चला। तो आप अगर दोनों का मैच हो जाए तो कौन जीतेगा आतिफ, क्या लगता है? ये 50-50 है, हम दोनों बेसिकली
हाँ, 2012 में हमारी दोस्ती हुई है, 2012 में। अच्छा, तो ये अब इतनी हम गेम खेल चुके हैं, तो ये हम कह सकते हैं 50-50 है। कभी वो भी जीतता है, कभी मैं भी तो जीतता स्किल शेयर करते हैं, अरसलान बताता है कि टेक्निक्स ऐसे जो, हाँ ये हाँ। टेक्निक किया करो, और आप भी बताते हो कि नहीं ये बेहतर है। हूँ। दोनों सेम ऐसे ही करते हैं। और बेसिकली जब टूर्नामेंट हो तो तब हम थोड़ा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर हम स्किल्स नहीं शेयर करते कुछ ठीक। चीजें। जाहिर है, फिर तो अपनी अपनी टेक्निक है, जो मर्जी चीज है। अच्छा, अब ये बताएं आतिफ, कि आपने ई गेमिंग के हवाले से हमने बात तो की, जिससे आपने खुद भी कहा कि ये इसका स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द या वैसे भी इन जनरल लोगों को इतना इस हवाले से अवेयरनेस है कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है गेमिंग को लेकर, और इसमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल है जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपके इर्द गिर्द लोगों को रियलाइज हुआ है जब आप ये ट्रॉफी जीत के आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, लोग मेहनत कर रहे हैं, और जो लोग खेलते हैं, जो स्पेशल टेकन खेलने वाले लोग हैं, वो मजीद मेहनत कर रहे हैं। इस साल भी यही होना है, ठीक है। तो काफी टूर्नामेंट होंगे बाहर, और ये जो टूर्नामेंट मैं जीता हूँ, ये TWT का मुझे टाइटल मिला है चैंपियन का। तो इसी वजह से लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी मौका मिले बाहर जाने का और खेलने वो लोग। यार बदकिस्मती की बात ये कि आतिफ, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे आप जैसे यंगस्टर्स कितनी बड़ी अचीवमेंट करके दुनिया से आ जाते हैं। आप वर्ल्ड चैंपियन इस वक्त टेकन के, और पूरी दुनिया खेलती है, खासतौर पे बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक से प्लेयर्स आते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप गुजरांवाला से है, गुजरांवाला में तो पंजाबी बोली जाती है, चेज़ा भी लिया जाता है, तो आपसे नहीं कहते तो ये असली पहलवानों का शहर है, असली कुश्तियाँ होती हैं, और तुम कंप्यूटराइज्ड कुश्तियाँ करते हो। और हमें ये भी पता लगा कि इन्होंने पंजाबी बोल दी है एम्स्टरडैम में उधर ना, तो वो भी बड़ा जबरदस्त इन्होंने। वो क्या बोला था आतिफ वहां पे वैसे? मैं उसमें यही बोला था कि शुक्रिया अदा किया, और अल्लाह पाक का भी शुक्रिया अदा किया लोगों का, जो कि उन्होंने पंजाबी में बोला, वो तो क्या हमें भी कहा, क्या था पंजाबी में बताएं वो ना। कह के बताएं क्या कहा था आपने? हमें पंजाबी में बताएं। यही किया सी कि भाई ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। क्या बात है। ठीक है, ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾ ਡਬਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ मतलब पहले जीत के दूसरा पंजाबी बोलती थी। जबरदस्त हो गया। आतिफ, आगे के क्या प्लान है ब्रदर? क्या आगे किसी और टूर्नामेंट में जा रहे हो, या इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद दुनिया में कहीं से कोई किसी और टूर्नामेंट के लिए कोई ऑफर आई है या कोई रजिस्ट्रेशन हुई है? आगे का हमें बताओ। आगे ये है कि स्पॉन्सर जो हमें कोई सपोर्ट करेंगे, स्पॉन्सर अच्छा। बाहर के, तो पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, एक तो स्पॉन्सर हैं, तो अभी उनसे रब्ता होगा, वो हमें सपोर्ट करेंगे और वो विजिट करवाएंगे हर मुल्क में, और वो उस वजह से हम जैसे जैसे जितने टूर्नामेंट खेलेंगे, जितने विनिंग करेंगे, उसके पॉइंट हासिल करेंगे, फिर यही TWT होगा 2023 का। अच्छा। तो 23 का हाँ जी फाइनल फिर होगा। अब ये 2022 का टाइटल मैंने लिया, अच्छा, तो 2023 को देखा जाएगा दोबारा होना। अच्छा, जितनी इसमें स्किल चाहिए, मुझे लगता है आप तो सोते हुए ख्वाब में भी टेकन की टेक्निक्स चलाते रहते होंगे, तो ऐसा तो नहीं होता कभी सोए में और ख्वाब में टेक्निक्स चल रही है और आके कोई बहन भाई उठा के कहे कि भाई जाग जाओ, तुम टेकन नहीं खेल रहे, इजी हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता? शुरू में ऐसा होता है, लेकिन एंड में ये है कि जब आपके पास हुनर हो, आप इजी हो जाते हो, आपको पता है कि आपके पास हुनर है। और बट साहब टाइम कितना देते हैं आप? कितना दिन में, अब जारी बात है आपको प्रैक्टिस तो चाहिए होती है इसके अंदर रहने के लिए, तो टाइम कितना देते हैं इसको आप? 7 या 8 घंटे। अच्छा, 7 से 8 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वाओ, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन की है। और जो बच्चे जिनके वालिदैन इनको डिस्करेज करते हैं ऐसी गेम्स खेलने से, जो पंजाबी बोल दिया ना आपने, ये तो डबल मजा हो गया। हमें सब हमें ऑन करनी। आतिफ भट्ट साथ मौजूद थे, वर्ल्ड टेकन चैंपियन है, जिन्होंने टाइटल अपने नाम किया है। जो वालिदैन अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं, देखें आप, एक दिन आपका बच्चा भी आतिफ की तरह जाके टेकन में बन सकता है, टाइटल जीत सकता है, तो डिस्करेज ना करें। हाँ, अलबत्ता बैलेंस का आप जरूर कह सकते हैं पढ़ाई और इसमें। चलिए जी, आतिफ से आपकी मुलाकात करवाई, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब में जो फ्लोर मिल्स हैं और महकमा खुराक के दरमियान इस वक्त एक रस्साकशी है, वो रस्साकशी मुसलसल जारी है ऐसा लग रहा है। महकमा खुराक पंजाब ने 80 से ज़ायद फ्लोर मिल्स का जो सरकारी कोटा है वो बंद कर रखा है, जिससे सस्ता आटा नायाब हो गया है और महकमा खुराक ने हड़ताल न करने वाली मिलों को इजाफी कोटे का लालच दिया, मगर अब वो भी बेसुध दिखाई दे रहा है। पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान इस समेत दीगर जो जनूबी पंजाब के भी इलाके हैं, यहाँ भी महकमा खुराक को
नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब वस्ती पंजाब यानी कि लाहौर, शेखुपुरा, यहाँ पे जो मिल्स मालिकान हैं उन्होंने महकमा खुराक के साथ हामी भरी है, और दूसरी जानिब जो फ्लोर मिल्स है उसका आज से गंदम का जो सरकारी कोटा है वो ना उठाने का ऐलान किया है, और कल से सरकारी आटे की तैयारी और सप्लाई मुकम्मल बंद हो जाएगी। ये भी उनका मौक़िफ़ है। और साथ साथ ये मौक़िफ़ भी दिया है कि सरकारी पॉलिसीज़ और इक़दामात की नाकामी और गलतियों का बोझ हम पर ना डाला जाए। पंजाब के बाद अगर हम बात करें तो मुल्क भर में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। कोयटा में सरकारी आटे की जो फरामी है मुसलसल 3 रोज से बंद है, जबकि कोयटा में शहरी ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है और फी किलो आटा 145 रुपये, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है रिजवान आसिफ, उनसे हम बात कर लेते हैं। रिजवान, बहुत शुक्रिया हमने ज्वाइन किया। हमें ज़रा बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, और लाहौर में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें क्या सूरत हाल है आटे के हवाले से, क्योंकि जैसा अभी हम इंट्रो में भी बता रहे थे कि ये कल से सरकारी आटे की तैयारी और सप्लाई के हवाले से बंद है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके पास, इससे आगाह? जी, मैं इस वक्त एक फ्लो मिल के बाहर मौजूद हूँ। आज जो है वो फ्लो मिलें हैं वो आटा सप्लाई कर रही हैं, लेकिन कल से पूरे पंजाब में सरकारी आटे की तैयारी और जो सप्लाई है मुकम्मल तौर पर बंद होगी। इस हवाले से 4 रोज़ कबल प्रो मिल एसोसिएशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें यह कहा गया था कि महकमा खुराक पंजाब में तैनात होने वाले नए सेक्रेटरी फूड जो हैं वो क़वाइद और ज़वाबित और कवानीन के खिलाफ प्रो मिल्स की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उन्हें भारी जुर्माने किए जा रहे हैं और नहायत मामूली गलतियों के ऊपर मालिकान के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। इसके ऊपर प्रो मिल एसोसिएशन ने 14 फरवरी से पंजाब भर में सरकारी आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर रखा है। आज के दिन में पंजाब में सरकारी आटे की किल्लत जो है वो पैदा होना शुरू हो चुकी हुई है। लाहौर और शेखुपुरा में चंद फ्लो मिलें महकमा खुराक के साथ मिलकर आटा सप्लाई कर रही हैं, लेकिन लाहौर 2 करोड़ की आबादी का शहर है, इसमें 10 या 12 फ्लो मिलें लाहौर का आटा पूरा नहीं कर सकती। इसी तरह जनूबी पंजाब जो है वो तकरीबन तमाम में सरकारी आटा जो है वो नायाब हो रहा है, और वस्ती पंजाब रावलपिंडी में भी फ्लो मिल्स की 80% तादाद जो है वो हड़ताल में शरीक है। इस हवाले से गुज़िश्ता रात वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस दिया था और उन्होंने एक कमेटी कायम करने की हिदायत की है, जो कि उम्मीद है कि आज शाम तक बन जाएगी। वो कमेटी फ्लो मिल एसोसिएशन से मुज़ाकरात करेगी ताकि हड़ताल को नाकाम बनाया जा सके या हड़ताल को मौखर कराया जा सके। सरकारी आटे के हवाले से बताता चलूँ कि पंजाब में यौमिया 19 लाख थैले सरकारी आटे की ज़रूरत है, और जबकि 4.5 लाख थैला जो है वो प्राइवेट आटा ग्रैंड होता है, यानी कि पूरे पंजाब को रोजाना 23 से 24 लाख थैले जो है वो आटे की सप्लाई किए जाते हैं। पंजाब में 970 फ्लोर मिल्स हैं। अगर महकमा खुराक 100 या 125 फ्लोर मिल्स को अपने साथ मिला भी लेता है तो उसके बावजूद पूरे पंजाब की 23 या 24 लाख थैले की जरूरत को पूरा करना नामुमकिन है, इसलिए आवाम में परेशानी है। जब से हड़ताल का ऐलान हुआ है आवाम में आटे की खरीदारी बढ़ गई है, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, चंद हफ्ते कबल भी पंजाब के अवाम ने एक शदीद आटा बहरान का सामना किया था। हम सब ने देखा कि फ्लोर मिल्स का मौक़िफ़ इस बारे में कि अब हुकूमत अपनी गलत पॉलिसियों का बोझ हम पे ना डाले, ये क्या मौक़िफ़ है, इसको जरा एक्सप्लेन करें हमारे देखने वालों के लिए। देखिए जी, महकमा खुराक जो है वो जो फ्लो मिल्स को कोटा देता है वो शहरी आबादी की बुनियाद पर देता है, देही आबादी के लिए सरकारी गंदम कोटा नहीं दिया जाता। लेकिन हकीकत हाल ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों से जब से महंगाई बढ़ी है देहातों में भी फ्लो मिल्स के आटे की मांग बढ़ रही है, लिहाजा पंजाब में यौमिया जितनी ज़रूरत है एक्चुअल सरकारी आटे की महकमा खुराक उतनी गंदम फराहम नहीं करता। अब महकमा खुराक अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए फ्लो मिल्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीके दबाव डालता है। इस वक्त महकमा खुराक पंजाब के पास सरकारी गंदम के ज़खायर भी तसल्ली बख्श नहीं है। इस हवाले से महकमा खुराक पंजाब ने वफाक से 5 लाख टन गंदम हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, रमज़ान पैकेज में भी इन्होंने सरकारी सस्ता आटा देना है, अप्रैल के आखिर तक इन्होंने सरकारी गंदम फराहम करनी है, जिसकी वजह से महकमा खुराक को कम से कम 2 से 3 लाख टन गंदम की किल्लत है। इस किल्लत को पोशीदा रखने के लिए महकमा खुराक फ्लो मिल्स के ऊपर यह तरीका अख्तियार करता है कि मुख्तलिफ बहानों से फ्लो मिल्स को बंद किया जाता है ताकि सरकारी गंदम की बचत हो सके और जो उनका शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन इस हवाले से अभी तक की कोशिशें तमाम नाकाम साबित हुई हैं। बिल्कुल ठीक है रिजवान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। हुकूमत यानी कि महकमा खुराक और जो फ्लोर मिल्स हैं उनके दरमियान इस वक्त एक रस्साकशी जारी है। इसमें मेन मसला गंदम की सप्लाई का है, और फ्लोर मिल्स ये कहती नजर आती हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी नाकिस पॉलिसियों का बोझ हम पे डाल रही है, यानी कि मिसमैनेजमेंट की गई है और ज़रूरत बढ़ जाना इसकी एक वजह है, यानी कि जो अर्बन कोटा है उसकी चूँकि अब मांग देही इलाकों में भी हो चुकी है, इसलिए उसकी मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
हैं जिसको पूरा करने के लिए महकमा खुराक अपनी कोशिशें कर रहा है। ताहम अभी तक ये कोशिशें बेसुध नज़र आती हैं और पंजाब के सभी इलाके इस वक्त इस बहरान के ज़ेरे असर नज़र आते हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर, इनफैक्ट अगले 2 दिन के अंदर ये मसला हल नहीं होता तो जो रोज़ाना की रिक्वायरमेंट है आई थिंक 19 लाख बैग्स की, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मसाइल हो सकते हैं पंजाब के अंदर। अल्लाह करे मसला हल हो। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं कुछ तुर्की के हवाले से, जहां शाम में और तुर्की में आपको मालूम है एक जानलेवा ज़लज़ला आया और अब तक जहाँ पे जो अमवात की तादाद है वो 34,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमवात की तादाद 50,000 से बढ़ने का ख़दशा ज़ाहिर किया है। चूँकि अब मलबा हटाया जा रहा है, वहाँ से मज़ीद लाशें निकल रही हैं। तुर्की और शाम में मलबे में ज़िंदा बच जाने वालों के हवाले से अब जो उम्मीदें हैं, इतना टाइम गुजरने के बाद वो दम तोड़ रही हैं। जो अफराद दबे हैं उनके लवाहिकीन अब भी प्यारों की ज़िंदगी की आस लगाए बैठे हैं कि शायद कोई बच जाए। तुर्क सूबे हताए में एक 10 साला लड़की को 147 घंटे जबकि एक 35 साला नौजवान को भी मलबे से निकाल लिया गया। तुर्किया में सोमवार को ये होलनाक ज़लज़ला आया था जिसके बाद 2000 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं और शदीद तरीन तबाही हुई थी इससे। और जो मुल्क में नाकिस तामीरात है इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई के दौरान 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तुर्क सदर ने तैयब उर्दवान ने कहा है कि 90,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जर्मनी ने भी ये कहा है कि ज़लज़ला मुतासरीन को जर्मनी में रहने वाले अजीज़ो क़ारिब के पास आर्जी क़याम की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी तरफ बात करें, कतर ने शाम में काम करने वाले के इमदादी इदारे की मदद भी की है और ये जो ज़लज़ले के बाद की जो तबाहकारियाँ हैं और उसके बाद यहाँ पर लोगों को जो रेस्क्यू करने का मामला है, ऑब्वियसली जिस तरह से हमने पहले मेंशन किया कि इतने दिन गुजरने के बावजूद अब जो लोग मलबे तले जिंदा हैं भी, उनके लिए भी ज़िंदगी अब काफ़ी मुश्किल होगी और वो जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ने लगी हैं। छोटे कुछ नौमौलूद बच्चों के हवाले से इमरान में देख रही थी, कुछ इमेजेस आ रहे थे जिनको रेस्क्यू किया गया है। बहुत अज़ियतनाक मौत है, बहुत सिसकती मौत है। अल्लाह आसानी फरमाए, हम दुआ कर रहे हैं। जो लोग अभी भी अगर जिंदा हैं, अल्लाह करे, अगर जिंदा नहीं है तो अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, लेकिन बहुत मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इमदादी टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम यहाँ पे मौजूद है जो कि तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक की टीम्स वहाँ काम कर रही हैं, मौजूद हैं। खैर, इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। जिक्र बहुत ज़रूरी था, सो हमने ज़रूरी समझा कि हम करें। अब आपको अपना सेगमेंट दिखाते हैं वादी सून के हवाले से। परिंदों का शिकार, इस पर पाबंदी कितना मुअस्सर साबित हो रही है। वक़ार अहमद मलिक साहब मुअज़्ज़म नज़ीर साहब से बात करें इसी बारे में। देखते हैं आज का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। सियाहत के शोबा की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। लैंडस्केप के हवाले से जिस हवाले से भी, जिस जहत से भी आप देखें तो पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन दुनिया के बहुत सारे ममालिक से इस हवाले से नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पाकिस्तान पहाड़ों की जन्नत है। नेपाल के हवाले से हम 8,000 के साथ हम थोड़ा सा मुकाबला करते हैं, बट अदरवाइज 7,000 की जब बात आती है तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान के पास एक तनव्वुर है, जिस तरफ भी आप देखें, जिस जहत से भी आप देखें। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के हवाले से जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो बहुत कम है। वो हमारे पास मारखोर की शक्ल में है, किसी हद तक स्नो लेपर्ड की शक्ल में है और देवसाई का जो रीच है उसके हवाले से। बट अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जब हम देखते हैं तो बहुत ही एक अफसोसनाक स्टैट्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। मेरे साथ मुअज़्ज़म साहब हैं जिन्होंने टूरिज़्म पे बहुत काम किया है और उनसे कुछ रहनुमाई लेते हैं कि हम बेसिकली इनके क्यों खिलाफ हैं। और सबसे पहले तो आपसे मुअज़्ज़म साहब, क्योंकि आपने उस पर वादी सून पे बहुत काम किया, मैं चाहता हूँ कि एक तो झीलों के हवाले से थोड़ा सा आप बताइए कि जिसपे हमारे मेहमान परिंदे आते हैं, महाजिर, और दूसरा ये कि मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे बताया गया, लोकल्स ने, मकामियों ने बताया कि आप इस गुमान में या खुशफहमी में बिल्कुल रहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे शिकार नहीं होता। शिकार होता है और इसकी मैंने खुद जो चश्मदीद एक गवाही मुझे खुद मिली, वो ये मिली कि वो परिंदे जो हैं वो शदीद खौफज़दा हैं। आप जाते हैं तो वो बहुत दूर आपसे भागना शुरू हो जाते हैं। अगर 5-7 साल हो चुके होते, वाकई शिकार पे पाबंदी होती तो शायद परिंदों का ये रवैया ना होता। आप क्या कहेंगे? अच्छा, शिकार पे पाबंदी तो है लेकिन उसकी वायलेशन हो रही है। हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके पास शायद वसाइल की कमी है, कुछ शायद नीयत की भी कमी है, जिस वजह से इसको मुकम्मल इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सका। बहरहाल इंडिविजुअल्स ने अच्छी एफर्ट्स की है, जैसे आप मुख्तलिफ चीज़ों को बता रहे थे वाइल्ड लाइफ का कि उनके ऊपर काम किया गया। ऐसे मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे बड़ा हिस्टोरिकल है ये जो हमने सेव किया था ब्लाइंड डॉल्फिन को। जी जी।
इंडस रिवर में ब्लाइट डॉल्फिन की पूरी स्पीशीज जो है वो तबाह हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, एलिमिनेट हो रही थी। तो उसको ऊपर बड़ा काम किया है हमारे कोलीग ने, आफ्ताब राना जो PTDC है, तो उसकी नस्ल को बचाया गया है। इसी तरह ये जो वादी सून है, यहाँ पे इतनी खूबसूरत झीलें हैं, शायद बहुत सारे लोगों को भी पता भी ना हो। उसमें झालर है, उछाली लेक है, उसके बाद खबेकी लेक है। तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और हज़ारों सालों से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आ रहे हैं। तकरीबन 52 किस्म की वहाँ पे स्पीशीज़ आती हैं और वो हमारे मेहमान होते हैं। और ये वेटलैंड्स जो हैं ये इंटरनेशनली चार्टर्ड हैं, ये एक कन्वेंशन के तहत इनको प्रिजर्व किया गया है। उनके अपने कुछ बायलॉज हैं जिसके तहत इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो बर्ड्स आते हैं वो उनको एक थ्रेट है, सीरियस थ्रेट है, जिसमें हंटिंग एक मेजर इशू है। मैं जब वहाँ पे लगा हुआ था तो मैंने वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया जिसमें पुलिस और ये असिस्टेंट कमिश्नर थे। फिर मैंने वहाँ पे जो प्रेस क्लब वाले थे उनको पकड़ा और वहाँ पे जाके रोज़ाना हमने जाके कोई ना कोई इंटरव्यू करना है। इंटरनेशनल मीडिया को पकड़ा, फिर बैनर्स लगाए, फिर SHO को कहा कि आप 2-4 लोगों को पकड़ें, आप क्रिएट करें अपनी वहाँ पे रेगुलेशन। तो वो एक दफ़ा तो पिछले साल तो ऐसे हो गया था कि वहाँ पे जो शिकार वो एलिमिनेट हो गया था, लेकिन अब फिर शिकायत आ रही हैं। ये मैटर वो लोकल जो मर्जी करता है, मकामी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह भी आप कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बट ये फिर उनको प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं है परिंदों को। जिन सक्सेस स्टोरीज़ की तरफ मैंने शुरू में इशारा किया था, वो तमाम सक्सेस स्टोरीज़ में, यानी अगर आप मार्कोर की बात करें या अगर आप स्नो लेपर्ड की या किसी की भी, तो उसमें एक्चुअली पूरी तरह कम्युनिटी इन्वॉल्व है। और कम्युनिटी जब तक इन्वॉल्व ना हो, तो मिसाल के तौर पे अगर आप उस झील जिसके हम उछाली की बात कर लेते हैं, तो उछाली में अगर हम 4000 सिक्योरिटी गार्ड भी छोड़ दें वहाँ पे, तो देन वो तो परिंदा नहीं, फिर भी नहीं बचेगा जब तक कि वो असासियत डेवलप नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि TDCP जो है, जिस तरह पहले भी एक दफ़ा आपसे बात हुई थी इस तरह के आइडिया की, कि वहाँ पे अगर हम कोई अक्टूबर में कोई ऐसी एक छोटा सा इवेंट करा दें जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों और लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, और हम कहें कि बेसिकली ये इवेंट क्या है कि मेहमान परिंदे आ रहे हैं तो हम उनके इस्तकबाल के लिए हम सब इकट्ठे होंगे और हम यहाँ पे खुश होंगे। और फिर इसी तरह जब अप्रैल होता है तो उनको अलविदा करने के लिए शायद इस तरीके से कोई असासियत डेवलप हो, इस तरह के मेले अगर हम कर लें उनके एहतराम के लिए। ये बहुत ही अच्छा आइडिया, थैंक यू वेरी मच। इसको लाजमी एग्जीक्यूट करेंगे हम। और मेहमान के हवाले से ये बताना लोकल्स को, मकामी और स्पेशली स्कूल की सतह पे, कि हमारी रवायात में कभी था नहीं कि हम मेहमान कोई आए उस पर गोली चलाएं या उसको पत्थर मारें। हम तो मेहमानों की बहुत कदर करने वाले लोग हैं और बहुत उसकी इज्जत अफजाई करने वाले लोग हैं। तो ये मेहमान हैं, मेहमान परिंदे हैं। और थोड़ा सा ये बताना कि ये कितना सफ़र करके आए, बाय द वे कितना ये सफ़र करते हैं ओवरऑल? देखो, ये साइबेरिया से मोस्टली आते हैं, ये ईस्ट यूरोप से, और कई महीने लगते हैं इनको वहाँ से चलते हैं। जब वहाँ ये गर्म पानियों की तरफ आते हैं, ठंडे जब बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे, तो ये परिंदे इधर आते हैं। तो ये करने जा रहे हैं जी। TDCP विल टेक लीड इनटू दिस। ठीक है। इस हवाले से कोई ऐसा इदारा काम कर रहा है या आपके पास कोई ऐसे स्टैट्स हों, ऐसे नंबर्स हों कि इन परिंदों की आने में कुछ कमी वाक़ई हुई है या कोई इस तरह का हमें? अच्छा, इसमें वाकई कमी तो वाकई हुई है। और इसमें जो हमने थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया ऐसे लोगों से जो इनको लुक आफ्टर करते हैं, WWF है या कुछ वहाँ पे ऐसे डॉक्टर फारूक साहब हैं, वो बड़ा काम कर चुके हैं इस पे। जब हम उनसे बात की तो इसकी एक मेजर रीज़न तो ये हंटिंग थी, या इनकी जो गैर इंसानी या बुरा सलूक हम इनसे करते हैं। लेकिन कुछ क्लाइमेट चेंज ने भी इसको अफेक्ट किया है। ये जो बारिशें कम हो रही हैं इसकी वजह से, फिर बारिशें कम होती हैं तो जो झीलें हैं वहाँ पे उनकी जो फूड जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती, तो बर्ड उस तरफ नहीं जाता। और दूसरा ये कि कुछ बर्ड्स जो है ना वो ये शिफ्ट भी करते रहते हैं। यानी अभी देखें आप कि चश्मा की तरफ चले जाएंगे बहुत ज्यादा, चश्मा बराज की तरफ। अच्छा, सिंध में बहुत ज्यादा किसी वक्त ये बर्ड ट्रांसफर कर जाते हैं। इंडियन कुछ जो वेटलैंड्स हैं वहां की तरफ ट्रांसफर कर जाते हैं। तो ये जो इनमें कमी आई है ना, उसमें जो मेन रोल अदा किया है वो क्लाइमेट ने किया, क्लाइमेट चेंज ने भी किया होगा। और यकीनन हजारों किलोमीटर, क्योंकि वो सफर करके आ रहे होते हैं, तो जो हंटिंग का जो थ्रेट उनको यहाँ पे है, तो रास्ते में तो बहुत सारे स्टेज हैं, तो हर जगह पे ये रवैये तो हैं, तो यकीनन उसमें है। लेकिन बहरहाल हम अपने हाथ तक और
उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए, जितनी हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं। खबेकी जो झील है इस पे भी इसी तरह परिंदे मतलब इस पे कम देखने में आते हैं, इसकी क्या वजह? जी जी, खबेकी की 2 रीजंस हमने फाइंड आउट की हैं। एक तो खबेकी में जब फिश को डाला गया, उसकी परवरिश शुरू की गई, तो ये होता ये है कि आप सादा लफ्जों में आपको बता रहे तो बर्ड आता है और फिश जब होती है ना वेटलैंड में, तो वो नीचे से उसके पाँव को तंग करती है, काटती है उसको। अच्छा। तो बर्ड वहां से बैठने से ग्रेज करता है। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2 कि ये काई की तरह की जो इसमें अफजाइश होती है वो उसकी खुराक होती है। ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था, लाइफ थ्रेट की वजह से, खुराक ना होने की वजह से, और जो कंपेटिबल एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वो ना होने की वजह से बर्ड नहीं आता। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया ना कि टूरिज्म इंटरवेंशन की वजह से कोई बर्ड्स को थ्रेट है, मेहमान परिंदों को, ये बिल्कुल गलत है। मैं बर्ड लवर हूँ, मैं एनवायरनमेंट लवर हूँ, बिल्कुल मैं इसके लिए सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं आज ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि टूरिज्म डेवलपमेंट जो है वो इको टूरिज्म डेवलपमेंट हो रही है। हम कोई कंक्रीट मॉडल पे नहीं जा रहे, और जो विजिटर भी जा रहे हैं हम उनको लिमिटेड एक एक्सेस दे रहे हैं। बर्ड्स को कोई थ्रेट नहीं है जहाँ पे टूरिज्म आ रहा है। सांस से कभी हुआ भी नहीं टूरिज्म इंटरवेंशन से, कब हुआ है? यानी अगर आप पूरी दुनिया में आप देख लें तो ये आप दाना डाल रहे हैं परिंदों को यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, हजारों टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट बर्ड फ्रेंडली होता है। तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे अगर वो परिंदे दौड़े फिर रहे हैं तो उसकी कुछ और वजूहत हो सकती हैं। उन वजूहत को अगर मेरे ख्याल में कंट्रोल किया जाए तो बाकी अगर आप बोटिंग से भी मेरे नहीं ख्याल कि कोई इशू है बोटिंग से? बोटिंग बड़े महदूद एरिया में हम चलाते हैं जहां बर्ड्स को ना हो, और बोटिंग को भी हम ना अगले कुछ, अभी तो थोड़ा सा इशू है ये, हम बोट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक बोट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और हमने बिल्कुल लिमिटेड किया हुआ है। और मैं यहाँ बताता जाऊँ कि पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हुए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उछाली में जब बर्ड्स आते हैं तो हमने वहां पे बोटिंग बंद कर देते हैं 6 माह के लिए। जितनी देर वो बर्ड्स वहां पे रहते हैं हम बोटिंग नहीं करवाते। तो वी आर ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, तो हमने इसको मद्देनजर रखा हुआ है कि हम बर्ड्स को फ्रेंडली माहौल दें बजाय के। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि मौज़म साहब की जो एक बुनियादी शोहरत है वो शोहरत हो परिंदों के दोस्त के हवाले से, और इस हवाले से इन्होंने हमसे वादा भी किया है कि ये वहाँ पे कोई इस तरह का मेला, कोई इस तरह का इवेंट TDCP ज़रूर कराएगी जिसमें कि लोकल्स में, मकामी लोगों में ये अवेयरनेस हो कि मेहमान परिंदे हैं, इनको पत्थर नहीं मारना, इनको गोली नहीं मारनी, इनका एहतराम करना है। और जब जाएँ तो तब भी हम इसी तरह एक किसी मेले की शक्ल में, किसी इवेंट की शक्ल में इनको अलविदा करें ताकि वो अगले साल फिर दोबारा आएँ। तो इस तरह बच्चे हमारे खुश हों परिंदों को देख के। और ये जो परिंदे हैं ये हमारी लैंडस्केप का बड़ा एक लाजमी और खूबसूरत तरीन जुज़्व हैं। अगर हम इनसे महरूम हो गए तो ग़ज़ाई ज़ंजीर में तो हम चलें जकड़े हुए हैं अपनी जगह पे, ग़ज़ाई चेन का एक हिस्सा हैं, वो एक बहुत बड़ा नुकसान तो अपनी जगह पे है, लेकिन लैंडस्केप को कितना बड़ा नुकसान है इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो सेहत के हवाले से ज़िम्मेदाराना रवैये जो हैं वो हमें अपनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो कुदरत की फयाजियाँ हैं उनमें किसी जगह पे कोई बुखल नज़र नहीं आता। अगर कहीं बुखल या कमी या कजी नज़र आती है तो हमारे रवैयों के हवाले से है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं बिल्कुल बहुत ही अहम शख्सियत की, हमने इससे पहले बात की थी। आज ज़िया मोइनुद्दीन साहब दुनिया से गए, तो फैज़ अहमद फैज़ साहब के हवाले से भी आज बहुत दिन है। तरक्की पसंद नज़रियात, इनकलाब को मोतियों की खूबसूरत लड़ी में पिरोकर पेश करने वाले बरे सग़ीर पाक व हिंद के अजीम मुफक्किर और शायर फैज़ अहमद फैज़ के मज़ाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। दुनिया भर में उर्दू शायरी को पढ़ने और समझने वाले फ़ैज़ अहमद फैज़ साहब की फ़नी अज़मत के कायल हैं। फ़ैज़ अहमद फैज़ साहब 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए और अरबी और अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्रीज हासिल की, जिसके बाद फैज़ कई कॉलेजेस में उस्ताद भी रहे और इब्तदा में पाक फ़ौज में भी खिदमत सर अंजाम दी। फैज़ अहमद फैज़ को उर्दू और पंजाबी के अलावा अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी और रूसी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। 1936 में उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और तहरीक के पहले सेक्रेटरी जनरल भी मुंतखब हुए। शायरी के साथ साथ फैज़ कई अदबी जरायद की अदालत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में मजलूम इंसानों के हक़ में आवाज़ उठाई और इंसान पर इंसान के जबर को कबूल करने से इनकार किया। इसके नतीजे में उन्हें मुखालफतों का भी सामना रहा और कैदोबंद की सौगतें भी उठाना पड़ी। फैज़ की शायरी के मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जुमे हुए और कई मशहूर गुलकारों ने उनकी गज़लें और नज़में गाई। उनके मशहूर शेरी मजमू में नुस्खा हाय वफ़ा, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा और दस्ते तहे संग शामिल। इस बात में कोई शक नहीं कि उर्दू अदब एहतसाज शायर फैज़ पर हमेशा पुरफ़ख्र रहेगा। फैज़ अहमद फैज़ को रूस के लिनन अवार्ड समेत मुतअद्दिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया।
फैज़ अहमद फैज़ 20 नवंबर 1984 को जहान फ़ानी से रुखसत हुए और मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए। इस वक्त फैज़ अहमद फैज़ को हम याद कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें फैरा फैज़ लाहौर में सजे लिटरेचर फेस्टिवल का अहवाल बताएगी। दिल्ली के किंगरे देवा शक्कर वांगर ढोल तो मैं बन्ना अकबर दियां रानियां को देवा डंगरा वांगर ढोल। जैसे खाने की खुशबू फैलती है वैसे ही लफ्जों की खुशबू फैलती है। कराची आर्ट काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल लाहौर चैप्टर 2023 का अलहमरा आर्ट काउंसिल में इनाकाद किया गया है। मेरे पीछे आप रस देख सकते हैं, यहाँ पर स्कूलों के बच्चे भी आए हैं, यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग आपको मिलेंगे। यहाँ पर मौसीकी की महफिलें भी सजाई गई हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किताबें जो हैं वो आज लॉन्च होने वाली हैं। यहाँ पर बुक स्टॉल्स भी मौजूद हैं। अदब से प्यार करने वालों के साथ गुफ्तगू भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि वक्त के साथ साथ इन हार्ड कॉपीज का ट्रेंड आखिर ख़त्म क्यों हो गया। तो आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका, बड़े खूबसूरत आप लोग लग रहे हो और ऐसे लग रहा है कि जितनी खूबसूरत पठानी है वो इस वक्त अलहमरा में आ गई। थैंक यू हमारी तारीफ करने के लिए। और ये हम लोग स्कूल वालों की तरफ से आए हैं। अच्छा, मुझे बताओ कौन से स्कूल की तरफ से? हम लोग शीश महल बिलालगंज लाहौर की तरफ से आए हैं। तो आज ये खास गेटअप करने की क्या वजह है? हमारे पाकिस्तान में सकाफत को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, तो हम लोग चाहते हैं कि सकाफत को प्रमोट किया जाए, इसलिए हम लोग इस गेटअप में आज ही तैयार हैं। वेरी गुड। मैम, इस तरह के फेस्टिवल्स में आपको क्या लगता है कि किताब की अहमियत जो है उसमें इजाफा होता है? इल्म और अदब के साथ साथ फ़न और सकाफ़त का भी फ़रोग़ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं रहने वाले, उनको जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो ये मोहब्बतों का सफ़र है जिसका बहुत अच्छा असर लोगों पर और हमारे लिटरेचर पे, कल्चर पे पड़ेगा। ये हैरानकुन बात है कि किताब की तलाश अभी भी जारी है। लाइब्रेरीज अभी तक बिजी हैं। यहाँ देखें दुकानें कितनी किताबों की जिसमें दिलचस्पी है। तो किताब जो है ये नई टेक्नोलॉजी से मरी नहीं। किताब का अपना एक हुस्न है, ये कलेक्टर्स आइटम भी है। तो इस लिहाज से मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि किताबें गायब नहीं हुई, किताबें अभी भी चल रही हैं। मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं इनसे हमारे माशरे में कोई पॉजिटिव चेंज आता है? पूरी दुनिया में जितने भी इंटेलेक्चुअल ख़ास तौर पे जो रवायत को लिखने वाले या रवायत को फैलाने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि कल्चर की डेवलपमेंट हो या इंटेलेक्चुअल जितना भी फैलाया जाए उससे डेवलपमेंट तो जितनी अच्छी होती है। हमारी यूथ के साथ साथ हम जैसे लोगों के भी दिमाग जो है ना वो ऐसे रोशन हो जाते हैं। मैम, आप यहाँ पर आके आप क्या देख रही हैं कि लोगों का किताबों की तरफ ज़्यादा रुझान है या मौसीकी की तरफ, मुशायरे की तरफ? मुझे लगता है कि किताब की अपनी एक जगह है जो हम किसी और को दे नहीं सकते और म्यूज़िक की अपनी एक जगह है। और अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो शायद इंसान की ग्रोथ अच्छी ना हो सके। मुझे ये बताओ आप कौन से स्कूल से आए हो? गवर्नमेंट करेंट गर्ल्स हाई स्कूल। तो ये जो अभी आप लोग बीट बजा रहे थे ये आप लोगों ने कितने अर्से में सीखी है? मैक्सिमम वन मंथ। इस फेस्टिवल में आके आपको किस तरह का फील हो रहा है? सही है, लाइक एवरीवन लाइक ओके। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त एक बुक स्टॉल पर खड़े हुए हैं, तो आपकी नज़र में हार्ड कॉपीज की किताबों की क्या अहमियत? किताब को पढ़ने से ही इंसान की ज़िंदगी तब्दील होती है, मगर आजकल सोशल मीडिया की वजह से, नेट की वजह से, क्योंकि लोगों के पास पैकेज होता है, मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी वजह से किताब देखते तो हैं लेकिन खरीदने का जो है ना वो चार्म बहुत ज़्यादा कम हो गया। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरह के फेस्टिवल्स में मौसीकी का होना ठीक है या गलत है? फेस्टिवल में जो खालिसन है ना वो लोगों की मौसीकी के साथ नज़र हट जाती है। अगर किताबों के मेले में अगर करना हो ना तो फिर वो खालिसन अगर किताबों का तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपकी नज़र में किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है?
हाँ, ये अच्छा सवाल किया। मैं जब किताब पढ़ता था तो मेरा मुआशरा बेहतरी की तरफ जा रहा था। जब से हमने किताब को छोड़ा है, हम खराबियों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप यहाँ पर स्पेशली किताबों के लिए आए हो या म्यूज़िक एंजॉय करने आए हो? मैं वैसे तो फेस्टिवल, सेमिनार और वो जो आपकी अदबी और इल्मी जो गुफ्तगी और बैठक हो रही है उसके लिए आया हूँ। मेरे ख्याल से मेरे जो दोस्त और बाकी भाई बहन हैं वो ये अदबी मेला नहीं इंजॉय करने आए, वो बाकी नाच गाना और सारे फेस्टिवल की जो मार्केटिंग जिस तरह करते हैं उससे ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में एक किताब की कितनी अहमियत है, ख़ास तौर पर जब वो आपके हाथ में हो? अब तो खैर डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन आपको हर तरह की किताब अवेलेबल है, लेकिन वो जो हार्ड कॉपी की आप बात कर रहे हैं ना, वो वर्क की और जो हम स्मेल कर सकते हैं बुक को, उनको पलटना, वर्क के को मोड़ के रखना, उसको उस टाइम का एहसास, और ये कि हाँ एक वीक में या एक मंथ में जब हम एक किताब ख़त्म करते हैं तो उसकी एक अलग बात होती है। आज मैंने आपको पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लाहौर चैप्टर 2023 का विजिट कराया। यहाँ पर लोगों की तादाद दीदनी है, हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं और ये इस बात का सबूत है कि लाहौरी आज भी लिटरेचर से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। क्रिकेट का जादू सर चढ़कर बोलने को तैयार है। PSL 8 के लम्हात जिसमें उसने शुरू होना है बिल्कुल आन पहुंचे हैं जनाब। आपको बताएं कि घड़ी की टिक टिक शायकीन को बेचैन करने लगी है। मेला सजने को तैयार है। शायकीन छक्कों और चौकों का इंतजार कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि यह सिलसिला बिल्कुल शुरू होने वाला है। आज PSL 8 की रंगारंग तकरीब शुरू होगी मुल्तान के अंदर। आज रात मुल्तान में होगी और 6 कप्तान हैं, 6 टीम्स हैं, 1 ट्रॉफी है। देखते हैं जीतेगा कौन। मुकाबला होने को है, बिल्कुल मुकाबला होने को है। पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का होगा इफ्तिताही तकरीब के बाद। और इसी सारे पे तज्जिया ले लेते हैं। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है और मिर्जा थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मिर्जा साहब ये बताएं आपको PSL का गाना कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अरमला आपको और इमरान को सुबह बखैर। PSL का गाना बस मेरी अगर आप जाती राय लें तो वो जो फिर ताली सीटी बजेगी, वो अली जफर का गाना वो कमाल का गाना था। लेकिन बहरहाल हर दफा गाना बदलते रहते हैं। इस दफा गाना सही है, ज्यादा शोर शराबा ज्यादा है वो क्रिकेट का जिसे कहना चाहिए। उसमें वो जो यंग जनरेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए है। लेकिन वो गाना जो अली जफर ने गाने गाए ना वो कमाल के गाने। यही बात कर रहे थे कि जो स्टैंडर्ड अली जफर ने सेट किया है उसके बाद किसी को मीट करना थोड़ा मुश्किल है उस स्टैंडर्ड को। यू आर राइट। तो आप कैसे देख रहे हैं PSL की आज इफ्तिताही तकरीब होने वाली है मिर्जा साहब? जो थ्रिल है, जो एक्साइटमेंट है और वो नजम सेठी जो पायनियर है PSL के, दोबारा से उनकी सरबराही में PSL होने जा रहा है, कितना अच्छा एक्सपेक्ट करें हम इससे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 2016 में जब PSL शुरू हुई थी, नजम सेठी ने शुरू की थी, तो किसी के वहम गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा और वाकई में ब्रांड बन गया। 8वां साल है, पैसे भी बढ़ गए, सब कुछ। और अब आप इस दफा देखें कि 34 मैचेस है अरमला, और ये पहला मौका है पाकिस्तान में कि 4 मुख्तलिफ सेंटर्स पर मैचेस हो रहे हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 11 मैचेस हैं, कराची और लाहौर में 9 मैचेस हैं और इसके अलावा मुल्तान में 5 मैचेस हैं। तो यकीनन लोगों में जोश खरोश, और 35 दिन तक ये मेला जारी रहेगा। इससे पहले 35 दिन तक नहीं जारी रही PSL। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट की एक्टिविटीज जो है वो पूरे मुल्क में जारी और सारी रहेंगी। लोगों की तवज्जो क्रिकेट की तरफ होगी, माशी हालात से थोड़ा हटकर। लेकिन अब देखते हैं कि कौन सी टीम चैंपियन बनती है। खास बात जो 6 कप्तानों का जिक्र कर रहे थे इमरान, तो खास बात यह है कि इन 6 में से 5 कप्तान ऐसे हैं जो पाकिस्तान की किसी न किसी फॉर्मेट में कप्तानी कर चुके, सिवाय शाहीन शाह आफरीदी के। अगर आप देखें सरफराज अहमद, बाबर आजम, इमाद वसीम, फिर उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, और ये सारे डिफेंडिंग चैंपियन शाहीन आफरीदी हैं। हाँ, शाहीन आफरीदी। और हिस्ट्री है इमरान इस PSL की कि आज तक दिफाई चैंपियन टीम जो है अपने एजाज का दिफा करने में नाकाम रही है। अगर आप देखें कि पहली तो PSL इस्लामाबाद जीत गई थी 2016 में, लेकिन 2017 में पेशावर ज़ल्मी ने जीती, 2018 में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीती, 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स, 2020 में कराची किंग्स, 2021 में मुल्तान सुल्तान्स और 2022 में लाहौर कलंदर्स। इस दफा एक और फर्क भी तो है कि बहुत सारे हमारे स्टार प्लेयर्स नहीं हैं, शादीशुदा हैं।
इस नए सफर का क्या आप असर देख रहे हैं हमारे पीएसएल के ऊपर? जब वापस आए तो फिर तो बड़ा गाने गा के वेलकम हुआ सबका, शादाब साहब का भी और शान का भी इस्तकबाल किया गया, तो इसका असर कोई पीएसएल पे भी पड़ेगा इज़्दिवाजी जिंदगी का? देखिए, रजब का महीना है और रजब का महीना शादियों का महीना कहलाता है। क्रिकेटर्स के अलावा पाकिस्तान में और लोग भी रिश्ते अज़दिवाज में मुंसलिक हो रहे और क्रिकेटर्स के लिए चूंकि वक्त कम होता है, इमरान के साथ ज्यादातर वक्त अब इतनी क्रिकेट हो गई है कि हर वक्त वो ट्रैवल करते रहते हैं। फिर स्कैंडल से बचने के लिए भी उनके माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि बेटा या जो है वो उसकी शादी हो जाए। तो यही हुआ। अब आप देखें ना, शाहीन शाह आफरीदी की शादी हो गई, शादाब खान की शादी हो गई, हारिस रऊफ की शादी हो गई, शान मसूद की शादी हो गई। तो ये 4 क्रिकेटर्स तो पाकिस्तान के वो अज़दिवाजी बंधन में मुंसलिक हो गए। तो अब देखते हैं कि अब किसकी बारी आती है। बच्चे कम ही है पाकिस्तानी टीम में। मोहम्मद नवाज की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, फखर जमान की शादी, मतलब कोई ऐसा बचा नहीं है। मतलब सारे शादीशुदा ही है। हाँ, अब सिर्फ बाबर आजम रह गए और सब नहीं, मामूलक भी हैं, मामूलक भी नहीं, हाँ मामूलक भी बड़े पोटेंशियल मामूलक तो अपनी वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। जब बाबर आजम के लिए वो हो रहा था तो उन्होंने कुल्ला पहनकर खुद ही अपनी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, हु इज गोइंग टू बी द बेस्ट? आई मीन सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन टीम की जो पिक होती है प्लेयर्स की, वो बड़ी मैटर करती है। फिर कौन सा कॉम्बिनेशन खेल रहा है? पिछली दफा में याद है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा नुकसान हुआ था, उनके कुछ प्लेयर्स जब चले गए थे। हमारी लीग को ये चैलेंज बहरहाल रहा है शुरू से कि कुछ प्लेयर्स, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं वो पूरी लीग नहीं खेलते। इस दफा के क्या आपका कैलकुलेशन है और कौन सी टीम को आप स्ट्रॉन्ग देखते हैं दिस कॉन्टेक्स्ट? आपने जिक्र किया इमरान क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। इस मर्तबा वो जिसे कहते हैं जख्मी शेर झपट कर पलटता है, तो जख्मी शेर की मानंद क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम खासी मजबूत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि लाहौर कलंदर्स जो है वो इस मर्तबा भी खासी मजबूत है। उनकी बॉलिंग लाइनअप को देख लें, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, फिर उसके अलावा जो जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर रजा जो सियालकोट में पैदा हुए और जो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनकी आई साइट वीक थी, वो पायलट बनने के बजाय क्रिकेटर बन गए। तो सिकंदर रजा इस मर्तबा खेलेंगे लाहौर कलंदर्स से। तो लाहौर कलंदर्स की टीम बड़ी तगड़ी है। फिर फखर जमान है बैटिंग में, अब्दुल्ला शफीक है, उनकी टीम मुझे लग रहा है कि बहुत जबरदस्त है। डेविड वीजे उनके जो पुराने खिलाड़ी हैं जो अपना स्टाइल देते हैं, वो बिल्कुल, तो लगता यही है कि लाहौर कलंदर्स स्ट्रांग है। लेकिन T20 क्रिकेट में आप कुछ नहीं कह सकते, किसी भी टीम का कोई भी अच्छा दिन आ सकता है और कोई भी बुरा दिन आ सकता है। तो मेरे साहब, आपकी हमदर्दियां या आपकी सपोर्ट कराची किंग्स के अलावा किसके साथ होंगी? कराची किंग्स के साथ तो मेरी कभी नहीं रही है, मेरी तो हमेशा से सपोर्ट रही लाहौर कलंदर्स के साथ। अरे क्योंकि लाहौर कलंदर्स वो टीम है, वो तैमूर लिंक का वाकया नहीं कि चूटी जो है वो हॉर्स पे ऊपर चढ़ना चाहती थी, बार बार नीचे गिरती जा रही थी। तो लाहौर कलंदर्स वो टीम है कि जो जिद्दोजहद करती रही है, 5-6 साल पिटती रही है। नहीं, ये तो फिर इसका मतलब है मिर्जा साहब, आप जैसा जो एक्सपर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंप के साथ जा रहा है ना। आपने देखा है कि वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग साइड जिधर है आप उधर वोट कर रहे हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो ऑन पेपर भी तो देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी तो देखना पड़ती है। अच्छा जी, और टीम कम हो रहा है। हमने पहली जो 3 PSLs कम से कम थी उसमें हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा कंसिस्टेंट देखा, फिर थोड़ा शेकी भी रहे बाद में, लेकिन वही टीम है जो 2 दफा टाइटल जीत चुकी है, बाकी सब टीम्स एक बार जीती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप कैसे रेट कर रहे हैं इसके अंदर? क्योंकि सबसे कम अगर बात हो रही है किसी टीम की या कोई टीम सबसे कम सामने आ रही है इस वक्त, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। काफी खामोशी से चल रहे हैं वो अपनी पेस को लेकर। अब लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कि जो है वो खामोशी है वो तूफान का पेशखेमा होती है। तो हो सकता है कि कोई तूफान बर्पा कर दे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, क्योंकि शादाब खान उनके कप्तान है, उनके लड़के काफी अच्छे हैं, उन्होंने काफी अच्छे लड़के पिक किए। और फिर योहान बोथा जो साउथ अफ्रीकन ऑफ स्पिनर थे वो उनके हेड कोच है, सईद अजमल उनके साथ है। आप रूल आउट नहीं कर सकते इमरान किसी भी टीम को। और इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट कि वही टीम है जिसने 2 मरतबा ये ट्रॉफी जीतने का इजाज़ हासिल किया है, 2016 और 2018 में। तो अब देखते हैं 9,907 वो लगे हुए हैं जरकून के पत्थर इस ट्रॉफी में। तो अब देखते हैं कि कौन इस ट्रॉफी को उठाने में कामयाब होता है। क्या बात है, 9,907 हम याद रखेंगे। इन दी एंड कल पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट 150 रन बनाए, अच्छा टारगेट दिया, बैटिंग को लेकर अच्छा खेली। लास्ट ओवर से पहले फैसला हुआ, भारत के खिलाफ हम हार गए। कैसे देख रहे हैं आप विमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को? देखिए, विमेन क्रिकेट टीम को काफी दौरे मिल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी सलाहियतों में निखार पैदा हो रहा है, लेकिन अभी भी हुनूस दिल्ली दूरस्त, और अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा। उसकी वजह ये कि इस वक्त भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें बड़ी मजबूत है।
लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री रही कल के मैच में। कम से कम तसल्ली तो हुई कि फाइट करके हारे, एक तरफा मुकाबले के बाद नहीं हारे। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनको हम डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि सर्जरी मौजूदात की बहुत जबरदस्त करते हैं। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया इमरान अरमला, बहुत मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। PSL की इफ्तिताई तकरीब आज होगी मुल्तान के अंदर, पहला मैच भी खेला जाएगा। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, अल्लाह करे जो एक्साइटमेंट और थ्रिल मिस करते हैं हम वो बिल्कुल मिस ना करें और इसको हम एंजॉय करें। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कुछ दिलचस्प स्टोरीज हम कोशिश करते हैं और खासतौर पे बैनुल अक़वामी एरिना से क्या खबरें हैं वो हम शामिल कर लें। अमेरिका के जंगी तैयारों ने कनाडा की फिजाई हदूद में परवाज करने वाली एक मशकूक चीज़ को मार गिराया। ये खबर आपने कल से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखी होगी। खबर रसा इदारा ये कहता है कि अलास्का की सरहद के करीब फिजा में एक मशकूक शय को परवाज करते देखा गया। दे स्टिल नॉट श्योर कि वो ऑब्जेक्ट क्या था। अमेरिका और कनाडा की जो फिजाइया है इन्होंने एक मुश्तरका कार्रवाई की और इसे फिजा में ही तबाह कर दिया। एक रोज़ पहले भी आपको याद है अमेरिका ने एक मशकूक चीज़ को मारा था और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो एक गुब्बारा था जिसे अमेरिका ने तबाह कर दिया था। और अब ये कोई दूसरी शय है जो एलियन आ रहे हैं। नाज़रीन मैं आपको बता दूं, ये कब से कह रहे हैं एलियन आ रहे हैं। एलियन गुब्बारों पे आ रहे हैं। हाँ कोई पता नहीं है। अमेरिका को ही नजर आ रहे हैं, इनका ध्यान सारा सैटेलाइट से आ रहा हो, इन सारी चीजों पे है। इनको पता है कि एलियंस आ रहे हैं। एलियंस पहले गुब्बारे भेज के चेक कर रहे हैं और फिर इनके पास तो सुपर हीरोज भी इतने ज्यादा है अमेरिकन के पास। हो सकता है एलियंस अगर आ रहे हैं तो हम उनको सैटेलाइट से सिग्नल देने की कोशिश करें, पाकिस्तान में ना आए। यहाँ पे पहले ही बड़े मसाइल हैं, ठीक है। आटे की और कॉफी की लाइनें डिस्कस हो रही है तो आप पाकिस्तान में ना आए, कहीं और चले जाएं। खैर हाँ चले, खैर इस पे हम बाद में आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिल वक्त ये जो एक और खतरनाक चीज है इसको मारा गया है और मार के गिरा दिया गया है। नहीं ये कैफी खलील है, ये कैफी खलील हैं। ये जरा जल्दी हमने आपको दिखा दिया। अच्छा जी, गुलकार कैफी खलील के गाने कहानी सुनो की बात करें जिसकी दुनिया भर में धूम मच गई है जी। इनका गाना ग्लोबल चार्ट्स में 13वें नंबर पर आ गया है 100 ग्लोबल गानों में और इनके अब तक YouTube पे 88 मिलियन व्यूज हैं। इंस्टाग्राम पे जी इनके फॉलोअर्स 1.1 मिलियन एकदम से जम किए, और एकदम से तो नहीं, तो काफी टाइम हो गया, लेकिन उसके साथ साथ और YouTube के पर इनके सब्सक्राइबर्स हुए 825K हैं। तो नाजरीन कैफी खलील का जो गाना है कहानी सुनो, वैसे तो बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने भी इतनी स्नैपचैट्स मैंने उनकी देखी है मना रहे, बड़ा मशहूर हुआ है ये गाना। और हालांकि इन्होंने पहले बहुत अरसा पहले गाया था और उसका जो कह ले दोबारा से वर्जन रिलीज हुआ था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। अब तो ड्रामास का OST भी बन गया है और हर जगह आपको ये गाना सुनने को मिलता है। मतलब जहाँ पे ये सोशल मीडिया की ताकत को दिखाता है, वहीं पे ऑर्गेनिक जो टैलेंट है, जो खुद रॉ टैलेंट है, उसकी ताकत को भी ये चीज जाहिर करती है कि अगर आप में टैलेंट है, आप खुद से सामने आते हैं, टैलेंट आपके काम में दम है, तो दुनिया आपको पहचानेगी। कैफी खलील एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और इस वक्त ग्लोबल चार्ट के अंदर इनका गाना 13वें नंबर पर है। हैट्स ऑफ कैफी। चलिए जनाब, शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे हम कल मिलेंगे और आप PSL की सेरेमनी देखिएगा। हम कल उस पर डिटेल तज्जिया करेंगे। हमारा बहुत दिल करता है। काम क्या है? कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।